तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक कुमार गुप्ता की किताब लाइफ स्किल्स ABCD के बारे में। बिल्कुल। और ये किताब मतलब एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू होती है, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। हाँ, कि लोग मेहनत तो करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खुश क्यों नहीं है, तनाव में क्यों है? और लेखक का कहना है कि इसका जवाब मतलब पैसों या साधनों की कमी में नहीं है। नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के जो हुनर होते हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनकी कमी में है। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। इस किताब के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए एक गाइड जैसी है। हाँ, और इसका ढांचा ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ए से जेड तक हर अक्षर एक लाइफ स्किल से जुड़ा है। ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क है जिससे कोई भी अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। लेकिन आज हम सिर्फ अक्षरों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि लेखक उस असली समस्या को कैसे सुलझाते हैं जिसके बारे में आपने बात की। तनाव और असंतोष के। हाँ, किताब के मुताबिक इसकी 3 मुख्य जड़ें हैं। हमारी सोच यानी हमारा माइंडसेट, हमारे काम करने का तरीका और हमारी सेहत। आज हम देखेंगे कि ये अक्षर इन तीनों पहलुओं पर कैसे काम करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए फिर माइंडसेट से शुरू करते हैं। पहला अक्षर है A और इसका मतलब है अफर्मेशन, यानी सकारात्मक संकल्प। किताब कहती है आप जैसा सोचते हैं आपका जीवन वैसा ही आकार लेता है। जैसे सुबह उठकर कहना, मैं हर दिन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ खुद को बहलाने जैसा है, जब तक कि आप असल में कोई ठोस कदम न उठाएं। क्या किताब इस पर बात करती है कि सिर्फ सोचने से क्या होगा? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और लेखक इस बात से मतलब पूरी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए वो ए को सिर्फ एफर्मेशन तक सीमित नहीं रखते। अच्छा। वो कहते हैं कि एफर्मेशन एक इंजन की तरह है, लेकिन उसे चलाने के लिए 4 पहियों की जरूरत है। ओके, वो क्या है? पहला है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोच में कहाँ गड़बड़ है, आप उसे सुधारेंगे कैसे? सही बात है। दूसरा है एक्शन, यानी कर्म। सोचना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा ही सही पर एक्शन लेना जरूरी है। और बाकी 2 ए? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये मानना कि मेरे जीवन के हालात की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। ये सोच तो गेम चेंजर है। मतलब पीड़ित की मानसिकता से निकलकर क्रिएटर की मानसिकता में आना। बिल्कुल। और चौथा है एटीट्यूड, हमारा नजरिया। हालात अच्छे बुरे हो सकते हैं, पर हमारा नजरिया तय करता है कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। तो जब ये चारों मिलते हैं, जागरूकता, कर्म, जवाबदेही और सही दृष्टिकोण, तभी एफर्मेशन असल में काम करती है। वाह! तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अब समझ आया कि ये कैसे काम करता है। हाँ, ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, माइंडसेट से जुड़ा एक और अक्षर जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, वो है G यानी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। किताब में एक लाइन है, जो है उसके लिए धन्यवाद, यही समृद्धि का द्वार है। हाँ, और लेखक इसे सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं मानते, वो इसे यूनिवर्स का एक नियम बताते हैं कि जिन चीजों पर हमारा ध्यान और फोकस होता है, वही चीजें हमारे जीवन में बढ़ती हैं। मतलब अगर कोई लगातार अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करता है, तो उसका दिमाग और ज्यादा परेशानियां ढूंढने के लिए ट्रेंड हो जाता है। ब्रह्मांड उसे शिकायत करने के और मौके देता है, ऐसा वो कहते हैं। और इसके विपरीत जो आभारी होता है, उसे आभारी होने की और वजह मिलती हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं लगती, ये तो साइकोलॉजी भी है। जहां आप अपना ध्यान लगाएंगे, वही चीज आपको बड़ी दिखने लगेगी। बिल्कुल, ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और इसे आदत बनाने के लिए लेखक एक बहुत ही सुंदर अभ्यास बताते हैं। हर हफ्ते एक गिविंग यानी देने का काम करें। देने का काम जैसे? ये कुछ भी हो सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी को अच्छी सलाह देना, या बस किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना। जब हम देते हैं तो हम खुद को कमी की नहीं बल्कि प्रचुरता की स्थिति में महसूस करते हैं, और यही भावना और ज्यादा प्रचुरता को आकर्षित करती है। तो ए से हमने सही दिशा में सोचना सीखा, और जी से जो हमारे पास है उसकी सराहना करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में इतना पुराना गुस्सा या डर या कोई कड़वाहट भरी होती है कि ये पॉजिटिव विचार टिक ही नहीं पाते। सही बात है। जैसे किसी जमीन पर खरपतवार हो तो नए बीज कैसे उगेंगे? क्या किताब इस अंदर की सफाई के लिए भी कुछ बताती है? क्या बात है, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। और इसी के लिए किताब में सी अक्षर का जिक्र है, जिसमें एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली टूल दिया गया है। वो क्या है? कैथारसिस,
यानी भावनात्मक शुद्धिकरण। इसका मतलब ही है अपने अंदर दबे हुए नकारात्मक इमोशंस को बाहर निकालना। अक्सर हम इन भावनाओं को अंदर ही दबाए रखते हैं, जो बाद में तनाव या बीमारियों की शक्ल में बाहर आती हैं। और इसका तरीका तो मतलब बहुत ही सरल बताया गया है। एक कागज पर अपनी सारी नेगेटिव भावनाएं, सारे डर लिख डालो और फिर उसे अपने सामने जला दो। हाँ, ईमानदारी से कहूं, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी या अजीब लग सकता है। क्या ये सच में काम करता है? ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। देखिए, मैंने खुद ये कागज जलाने वाली तकनीक अपनाई थी जब मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अच्छा। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमारे अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देती है। जब आप उन विचारों को, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, कागज पर उतारते हैं और फिर उसे आग में जलते हुए देखते हैं, तो आप उन विचारों को भौतिक रूप से खुद से दूर जाते हुए महसूस करते हैं। तो उस कागज के साथ सच में दिमाग से एक बोझ उतरता महसूस होता होगा। बिल्कुल, ये मानसिक रूप से आजाद करने वाला अनुभव है। तो ये एक तरह से हमारे माइंडसेट को ठीक करने का पूरा पैकेज हो गया। अफर्मेशन से सही बीज बोना, ग्रैटिट्यूड से उसे सींचना और कैथार्सिस से पुरानी खरपतवार को साफ करना। एकदम सही। अब जब अंदर की दुनिया थोड़ी व्यवस्थित हो गई है, तो बाहरी दुनिया में एक्शन लेने की बात आती है। मुझे लगता है यहीं पर डी अक्षर की भूमिका आती होगी। एकदम सही। डी यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। लेखक इसे लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेखक अनुशासन को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम मानते हैं। वो इसे एक शब्द में नहीं बांधते, बल्कि डी से शुरू होने वाले 6 पहलुओं से इसकी एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक इकोसिस्टम, ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प है। ये 6 पहलू क्या है? इस इकोसिस्टम की शुरुआत होती है एक डिसीजन से, यानी निर्णय से, कि मुझे ये करना है। ठीक है। लेकिन वो फैसला तब तक अधूरा है जब तक उसमें डिटर्मिनेशन की जिद न हो, दृढ़ संकल्प। हाँ, बिल्कुल। और उस जिद को ताकत मिलती है डेडिकेशन से, समर्पण से, यानी काम को पूरे मन और आत्मा से करने से। ये तीनों, निर्णय, दृढ़ संकल्प और समर्पण, मिलकर असल में डिसिप्लिन को जन्म देते हैं। मतलब वो काम करना जो जरूरी है, भले ही मन ना करे। बिल्कुल। ये तो 4 हो गए। बाकी 2 क्या है जो इस इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं? बाकी 2 वो टूल्स हैं जो इस इकोसिस्टम को बिखरने से बचाते हैं। पहला है डिले कंट्रोल, टालमटोल पर नियंत्रण। हाँ, कल करूंगा वाली आदत इस पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा जाती है। और दूसरा टूल थोड़ा अप्रत्याशित है, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। गहरी सांस? हाँ, लेखक रोज 10 मिनट गहरी सांस लेने का संकल्प लेने को कहते हैं। ये तनाव को कम करता है, फोकस बढ़ाता है और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी मानसिक शांति देता है। तो ये 6 डी मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो सिर्फ मूड या इच्छाओं पर नहीं, बल्कि पक्के इरादों पर चलती है। वाह। किताब की एक लाइन है, मन से फैसले लेने वाला इंसान भटक जाता है, पर डिसिप्लिन से फैसले लेने वाला इंसान इतिहास बनाता है। ये अब ज्यादा समझ आ रही है। सही। तो इस सारे अनुशासन और मेहनत के लिए जाहिर है बहुत ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी सेहत से है। तो क्या किताब इस पर भी बात करती है? हाँ, बिल्कुल। किताब का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा सेहत और ऊर्जा को ही समर्पित है। क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा, तो दुनिया का सबसे अच्छा माइंडसेट और सबसे तगड़ा अनुशासन भी बेकार है। बेकार है। यहीं पर टी अक्षर आता है, जिसका सीधा मतलब तो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि समय सबसे कीमती है। बिल्कुल। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट को एक शारीरिक क्रिया से जोड़ते हैं जो टी से ही शुरू होती है। और वो है ताली बजाना। ताली बजाना। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ताली बजाने के बारे में पढ़ा, तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। इसका समय प्रबंधन से क्या लेना देना हो सकता है? सही है, पहली बार में ऐसा ही लगता है। हाँ, ऐसा लगा कि ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं है। और यहीं इस किताब की खूबसूरती है। ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ती है। लेखक का तर्क ये है कि आप अपना समय तभी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जब आपके अंदर ऊर्जा हो। अच्छा। और ताली बजाना ऊर्जा बढ़ाने का एक शक्तिशाली और मुफ्त का व्यायाम है। जब हम जोर जोर से ताली बजाते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। इससे दिल मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और मैंने पढ़ा है कि इसका एक्यूप्रेशर से भी कोई कनेक्शन है। हाँ। क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकते हैं, क्योंकि वहीं से मेरी दिलचस्पी इसमें बढ़ी। बिल्कुल। हमारे हाथों की हथेलियों में शरीर के अलग अलग अंगों के सैकड़ों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो ये पॉइंट्स दबते हैं, जिससे उनसे जुड़े अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। किताब के मुताबिक इससे जोड़ों के दर्द,
पाचन की समस्या और यहाँ तक कि डिप्रेशन को कम करने में भी मदद मिलती है। तो जो चीज़ अजीब लग रही थी वो असल में अपने शरीर की बैटरी को चार्ज करने का एक आसान तरीका है। और जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तभी तो आप अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। एकदम सही। ये एक कमाल का नजरिया है। समय को मैनेज करने के लिए पहले अपनी एनर्जी को मैनेज करो। बिल्कुल। और अब हम आते हैं शायद सबसे जरूरी अक्षर पर, वाई, यानी योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। किताब इसे सबसे असली दौलत मानती है और वाई से एक और शब्द बनता है योगा। और यहाँ भी लेखक योग के पारंपरिक अर्थ से एक कदम आगे जाते हैं। वो बताते हैं कि योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम या आसन करना नहीं है। योग शब्द का संस्कृत में मूल अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, ये एक बहुत खूबसूरत विचार है, लेकिन असल जिंदगी में क्या जोड़ना है और आदतें जोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। क्या लेखक कोई तरीका बताते हैं कि हम इसे सिर्फ एक अच्छा विचार बनाकर ना छोड़ दें, बल्कि असल में अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? हाँ, लेखक इसे बहुत व्यावहारिक बनाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पिछले अक्षर एक्स में बुरी आदतों पर क्रॉस यानी कट लगाने की बात की गई है, वैसे ही वाई में अच्छी आदतें जोड़ने की बात है। और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। छोटे कदमों से जैसे अपने दिन में सिर्फ एक अच्छी आदत जोड़ें। सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, या अपने भोजन में एक फल जोड़ना, या सोने से पहले 5 मिनट आभार जर्नलिंग लिखना, या दिन में बस मुस्कुराने की आदत डालना। तो ये छोटी छोटी आदतें जोड़ने की बात है, एक साथ पहाड़ तोड़ने की नहीं। बिल्कुल, ये जीवन में एक सकारात्मक योग है, यानी एक सकारात्मक जोड़, एडिशन। लेखक का संदेश है कि योग सिर्फ चटाई पर करने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि ये 24 घंटे की जीवन शैली है। वाह, जिसमें आप लगातार अपने जीवन में अच्छी चीजें जोड़ते जाते हैं। ये सेहत को सिर्फ बीमारियों से बचने के तौर पर नहीं देखता, बल्कि जीवन में ऊर्जा, खुशी और संतुलन को सक्रिय रूप से जोड़ने के एक तरीके के तौर पर देखता है। वाह, ये तो योग को देखने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया है। तो आज हमने लाइफ स्किल्स ABCD के जरिए एक पूरी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे तनाव और असंतोष की समस्या को सुलझाने के लिए हमें 3 स्तरों पर काम करना होता है। पहले एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड और कैथारसिस से अपने माइंडसेट को ठीक करना। सही। फिर डिसिप्लिन के इकोसिस्टम से अपने एक्शन को दिशा देना, और आखिर में ताली और योग जैसी सरल आदतों से अपनी सेहत और ऊर्जा की नींव को मजबूत करना। सेगा, इस किताब का केंद्रीय संदेश यही है कि यह सिर्फ ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट है। हर अक्षर एक औजार है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे सही पटरी पर ला सकता है। बिल्कुल, बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर ऐसे ही छोटे अनुशासित कदमों से होती है। हाँ। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, बस हमें सही टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन भी अक्षरों और आइडियाज पर बात की, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, कैथारसिस हो, डिसिप्लिन हो या ग्रैटिट्यूड, सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को इनमें से सिर्फ एक अक्षर को चुनकर उसे अगले 30 दिनों तक पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारना हो, तो वो कौन सा एक अक्षर होगा जो उसकी आज की सबसे बड़ी समस्या को हल करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, और शायद उसी जवाब में बदलाव की शुरुआत